हमारा क्वेश्चन 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है कि 19वीं सेंचुरी में जो भारतीय राष्ट्रवाद था उसकी उत्पत्ति के क्या क्या कारण हैं। एक तो है भाई हमारा जो आपकी एक राष्ट्रवाद की भावना कि हम एक ही राष्ट्र के नागरिक है, ये जो भावना उत्पन्न हुई उसके क्या कारण थे। एक तो था सन 1857 का विद्रोह, दूसरा कारण था आपका भारत का आर्थिक शोषण, थर्ड था हमारा यातायात और संचार के साधनों का प्रभाव, फोर्थ था हमारा धार्मिक व समाज सुधार आंदोलन, एंड लास्ट था हमारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। देखिए भाई 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण थे। 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह चाहे असफल रहा लेकिन उसने लोगों के मन में एक राष्ट्र की भावना डाल दी। ठीक है, लोगों को संगठित कर दिया कि हमें अंग्रेजों को भारत से भगाना है। इस विद्रोह से जन आंदोलन के रूप में कार्य किया और लोगों ने एकता और मिलकर कार्य करने की भावना जगाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारत का आर्थिक शोषण। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो वह भारतीयों का बहुत ज्यादा शोषण करती थी। ठीक है, उनका उद्देश्य सिर्फ भारत में व्यापार करना था और जितना पैसा लूटा जाए उतना पैसा लूटना था। ठीक है, और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, भारत के सारे उद्योगों को समाप्त कर दिया और भारत में क्या है, गरीबी फैल गई। ठीक है, तो जब ये ज्यादा शोषण करने लगे तब लोगों ने एकजुट होकर ये फैसला किया कि अब हमें इनके खिलाफ लड़ना है। ठीक है, तो वहां से क्या है, राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में उत्पन्न हुई। तीसरी बात आती है यातायात और संचार के साधनों का प्रभाव। जब भारत में क्या है 1853 में रेल के आगमन से भारत की स्थिति को बदल दिया। इसके बाद 25 सालों में रेल, सड़कों और व्यवस्था व यातायात के नियम जो साधन थे उनका खूब विकास हुआ। इस कारण से देश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उन लोगों के लिए आसान हो गया और आपस में मिलकर विचार विमर्श करना भी उन लोगों के लिए आसान हो गया। तो यातायात और संचार के साधनों से भी लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। उसके बाद आता है धार्मिक व समाज सुधार आंदोलन। 19वीं सदी में जितने भी सामाजिक व धार्मिक आंदोलन चले वे सारे क्या थे, भारत में फैली जितनी भी बुराइयां थी उनको दूर करना चाहते थे। ठीक है, वहां लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना भी जागृत हुई। समाज सुधार आंदोलन में समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने प्रमुख योगदान दिया और इन आंदोलनों के संस्थापक थे। उन्होंने भारत के अंदर एक नए राष्ट्रवाद की जागृति को उत्पन्न किया। ठीक है, विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा हो स्वदेशी शासन की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक हमारे देश में हमारे लोगों का शासन नहीं होगा तब तक भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद है आपका अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की थी। इसका मुख्य उद्देश्य चलाने के लिए सस्ते भारतीय क्लर्क तैयार करना था। अंग्रेजी शिक्षा भी इसका एक माध्यम रही क्योंकि वो क्या थे, अंग्रेज ये चाहते थे कि अब हम भारतीयों को थोड़ा सा पढ़ा लिखा दें और हमें सस्ते क्लर्क मिल जाएंगे। अब जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे होने लगे लोगों को अपने अधिकारों का पता होने लगा और उनके अंदर एक राष्ट्र और एकजुट होकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की जागृति उत्पन्न हो गई। तो ये कारण थे कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई, एक नेशन। ठीक है, कि भारत हमारा देश है। क्या क्या कारण थे, 1857 की क्रांति, उसके बाद अंग्रेजों के ज्यादा आर्थिक शोषण करने के कारण, यातायात और संसाधनों का प्रभाव, धार्मिक व समाज सुधार आंदोलनों के कारण भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। ये भी क्या है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। जब लोग पढ़े लिखे होने लगे, उनको अपने अधिकारों का पता लगने लगा तो उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। तो ये क्वेश्चन था आपका 19वीं सदी में भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन। अंडरस्टैंड? यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में आप क्या जानते हैं विस्तार से बताइए, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र स्तर पर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना था। इसकी स्थापना किसने की, A.O. ह्यूम ने की। लाला लाजपत राय ने इसकी उत्पत्ति के विषय में अपने विचार प्रकट किए। ठीक है,
कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्यों को लेकर भिन्न भिन्न विद्वानों के अलग अलग मत है। निसंदेह कांग्रेस की स्थापना के वही कारण थे जो राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म के थे। भारतीय नेताओं के मन में यह विचार आया कि देश की समस्याओं को उठाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन की आवश्यकता है और उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। मिस्टर ह्यूम एक रिटायर्ड अंग्रेज उच्चाधिकारी थे। वे भारत की राजनीतिक गतिविधियों में गहरी रुचि रखते थे। वे डेमोक्रेसी के पक्षधर थे, परंतु साथ ही अंग्रेजी साम्राज्य को भी विद्रोह से बचाना चाहते थे। उन्होंने सन 1883 में कलकत्ता के जितने भी ग्रेजुएट्स थे उनके नाम एक पत्र लिखा और भारत के लोगों के उत्थान के लिए एक अखिल भारतीय स्तर के संगठन की स्थापना पर बल दिया। उन्होंने अपने पत्र में जितने भी ग्रेजुएट थे उनको संबोधित करते हुए लिखा, यदि 50 शिक्षित युवक अपने स्वार्थों को त्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए एक होकर प्रयास करें तो आगे का कार्य आसान हो सकता है। ह्यूम ने इस विषय पर लॉर्ड डफरिन की सलाह की और उन्होंने ह्यूम के इस कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी। लॉर्ड डफरिन की स्वीकृति पाकर ह्यूम इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने इस विषय पर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन व अन्य के साथ वार्तालाप की और 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई और इसका एक सम्मेलन सन 1885 में पूना में बुलाया गया। परंतु पूना में उन दिनों हैजा फैला हुआ था, इसलिए इस सम्मेलन का स्थान बदलकर मुंबई निश्चित किया गया और 28 दिसंबर सन 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यह सम्मेलन किया गया। इस प्रथम सम्मेलन में समस्त देश के 72 रिप्रेजेंटेटिव ने हिस्सा लिया। देश के प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीराम, दीनशाह वाचा आदि थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता उमेंद्र चंद्र बैनर्जी ने की। ह्यूम को इसका सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। इस प्रकार इस संगठन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। डॉक्टर ताराचंद ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म भारत के राजनीतिक इतिहास की अद्वितीय घटना है। इसके जन्म के साथ भारत में राजनीतिक एकता के नवीन युग का श्री गणेश होगा। सन 1885 में पहली बार एक ऐसी संस्था की स्थापना की गई जो अखिल भारतीय स्तर की थी। ठीक है, अब देखिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में आप क्या जानते हैं और इसके क्या उद्देश्य हैं। 1885 में, ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का क्या उद्देश्य था। पेज नंबर 6 है बेटा। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मानी जाती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना था, लेकिन इसकी स्थापना में भी एक अंग्रेज ने ही साथ दिया, A.O. ह्यूम, जो कि क्या थे, एक रिटायर्ड अंग्रेज उच्च अधिकारी थे। उनका क्या था, उनका मेन उद्देश्य क्या था, एक तो वो भारत की जो राजनीति थी उसमें बड़ी गहरी रुचि रखते थे, दूसरा वह ये चाहते थे कि भारत वाले अंग्रेजों के विरोध में ना खड़े हों, यानी कि वह दोनों तरफ से चाहते थे। ठीक है, 50-50। तो उन्होंने क्या है, एक सुझाव दिया, एक पत्र लिखा कि भारत में जितने भी ग्रेजुएट व्यक्ति हैं, अगर 50 ग्रेजुएट व्यक्ति मिलकर भी देश की स्वतंत्रता के लिए काम करेंगे तो ये कार्य आगे के लिए आसान हो जाएगा। फिर उन्होंने एक दो जो जितने भी लॉर्ड डलहौजी थे और कुछ और अंग्रेज अधिकारी थे उनसे बात की और बात करने के बाद उन्होंने क्या है, ये निश्चय किया कि अब हम इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना करेंगे और इसका सम्मेलन 1885 में पूना में बुलाया गया। फिर 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आपकी क्या है, नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म भारत के राजनीतिक इतिहास की अद्वितीय घटना थी। इसके जन्म के साथ ही भारत में राजनीतिक एकता के नवीन युग का श्री गणेश हो गया। अब देखते हैं भाई, कांग्रेस की स्थापना का क्या उद्देश्य था। एक तो नंबर 1, भारत के विभिन्न भागों में भारतीय हितों के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं और कार्यकर्ताओं में आपसी मित्रता और मेलजोल को बढ़ाना। क्या था भाई पहला काम, भारत के अलग अलग भागों में, भारत क्या है, एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, अलग अलग इसमें प्रांत है, तो उन सभी में क्या है, उन सब के हितों के लिए और आपस में मित्रता और मेलजोल बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य था। दूसरा, सभी प्रकार की जितनी भी सांप्रदायिकता थी उसको समाप्त करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था।
भारत में सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के विषय में लोगों की राय जानना और समाधान करना, ये इसका उद्देश्य था। देश हित के लिए नीतियां तैयार करना और उन पर कार्य करना, ये भी इनका क्या था, एक उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य के साथ साथ इसमें कई प्रस्ताव भी पास किए, जिसमें शासन के कार्यों की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन की स्थापना की गई, इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया और प्रतिनिधि संस्थाओं में भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार देना इत्यादि प्रमुख थे। क्या प्रस्ताव पास किए? तो रॉयल कमीशन की स्थापना की, इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया और अब भारतीय सदस्यों को भी क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पर संसद में क्वेश्चन पूछने का अधिकार उन्हें मिल गया। अगला क्वेश्चन है आपका, उग्र राष्ट्रवादियों और उदारवादियों में अंतर बताइए, ये किस तरह एक दूसरे से भिन्न थे। ठीक है, जितने भी उग्र राष्ट्रवादी थे और उदारवादी थे उनमें क्या डिफरेंस था, ठीक है, और किस प्रकार ये एक दूसरे से भिन्न थे। उग्र राष्ट्रवादी और उदारवादी दोनों का लक्ष्य ही भारत की आजादी था, परंतु दोनों के उद्देश्य, विचारधारा और कार्य प्रणाली अलग अलग थी। उदारवादियों के में ने सहयोग का रास्ता अपनाया, वहीं पर उग्र राष्ट्रवादियों ने सक्रिय विरोध किया। उदारवादी अंग्रेजी शासन के पक्षधर थे तो उग्रवादी अंग्रेजी शासन के विरोधी थे। दोनों में निम्नलिखित अंतर था। ठीक है, आपकी जो उदारवादी विचारधारा थी उसमें तो आपके महात्मा गांधी आ गए, और जो आपके उग्र राष्ट्रवाद थे इसमें आपके जितने भी शहीद हुए हैं, जैसे शहीद भगत सिंह, क्योंकि उनको एक को करम दल का नेता माना जाता था और जो दूसरे थे उनको नरम दल का नेता माना जाता था। तो जितने भी ये थे आपके राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी, उग्र का मतलब क्या हो गया, जिनके खून में जोश था, जो लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार थे, तो वो उसमें शामिल थे। तो राष्ट्रवादियों में और उदारवादियों में, तो राष्ट्रवादियों में आ गए आपके जितने भी सुभाष चंद्र बोस, और पहले सुभाष चंद्र बोस नरम दल के थे, किस भी उदारवादियों की साइड थे, लेकिन जैसे ही उनकी बातें अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने अपना अलग से बना लिया। ठीक है, अलग से वो राष्ट्रवादियों की तरफ हो गए। अब क्या था भाई, इसमें देखो क्या क्या डिफरेंस है। उदारवादियों ने अंग्रेजों के प्रति सहयोगपूर्ण रवैया अपनाया, अंग्रेजी शासन को वरदान समझते थे और भारत में अंग्रेजों के तहत सब शासन प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, उदारवादी तो क्या थे, अंग्रेजों के ही हितकर थे। ठीक है, वो बोलते थे कि अब हम अंग्रेजों से ही मेहनत करके उनसे हाथ पैर जोड़ के बोल दें कि भाई अब आप छोड़ के चले जाओ, हमारे देश को आजाद कर दो। उनकी तो विचारधारा थी ये। लेकिन जो राष्ट्रवादी थे, जो गरम दल के नेता थे, वो अंग्रेजों से क्या करते थे, घृणा करते थे। वो क्या थे, वो चाहते थे कि हम फटाफट से इनके प्रत्येक संबंध तोड़कर स्वराज्य की प्राप्ति करना चाहते थे वो लोग। आगे है, जो राष्ट्रवादी थे उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भारत को आजाद कराना था, वे अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं होने देना चाहते। और उदारवादियों की कार्य प्रणाली को भिक्षावर्ती मानते थे और स्वयं की कार्य प्रणाली को संघर्ष। ये बात सही है, वो ये मानते थे कि जो ये उदारवादी हैं अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, वो उनको मान रहे थे कि ऐसे अगर हम आजादी लेंगे तो ये हमारे लिए भीख समान होगी, हम तो संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे। ठीक है, तब जाके ये अंग्रेज हमें छोड़ेंगे। अब देखो भाई सिद्धांतों में, ये तो थी इनके उद्देश्यों में भिन्नता। अब आती इनके सिद्धांतों में क्या क्या भिन्नता थी। उदारवादी अंग्रेजी साम्राज्य के समर्थक और सहयोगी थे, अंग्रेजों की कार्य प्रणाली न्याय को ही वो अच्छा मानते थे कि भाई हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है, कि देश में शांति बनाए रखनी है। ठीक है, और उसके बाद जो राष्ट्रवादी थे, जो गरम दल के थे, उनकी सोच विपरीत थी। उनका मानना था कि ये जो अंग्रेज हैं, ये दोगली प्रवृत्ति के हैं, ये कभी भी भारत को क्या है, आजादी नहीं देंगे, बल्कि भारतीयों का शोषण करते रहेंगे। इनका मेन मकसद क्या है, फूट डालो राज करो। तो हमें क्या करना है, इनका ही सफाया यहाँ से करना है। उदारवादी भारत में अंग्रेजी शासन के पक्षधर थे, उसे वरदान मानते थे। उन्हें विश्वास था कि भारतीय लोगों का जो उन्हें वरदान मानते, उनका विश्वास था कि भारत के लोग अंग्रेजों के तहत रहकर उसे सीख कर उन्नति करेंगे। बल्कि जो राष्ट्रवादी थे वो ये मानते थे कि भारत के मध्य कोई संबंध नहीं, इंग्लैंड और भारत के मध्य कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। उनका मानना था अंग्रेजी शासन भारत और यहाँ के लोगों के लिए अभिशाप है, अंग्रेजी शासन लोगों की दुर्दशा का मुख्य कारण है। बिल्कुल सही बात कही उन लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं भाई जो ये राष्ट्रवादी हैं, गरम दल के हैं, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। यहाँ पे उदारवादी अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त और वफादारी रखते थे, जबकि गरम दल के नेता अंग्रेजों के शासन से घृणा करते थे। उदारवादियों को क्रमिक सुधारों का यकीन था
और जो गरम दल के नेता था उनका मूल कार्य में विश्वास है। उनका विचार था कि देश का कल्याण तभी हो सकता है जब भारत के ऊपर भारतीयों का शासन होगा। उदारवादी नेता अपने समर्थन में जन सामान्य को खड़ा नहीं कर रहे थे, अपनी तरफ नहीं खड़ा कर पाए। उनका आंदोलन शिक्षित और मध्य वर्ग तक ही फैल सका। इसके विपरीत जो गरम दल के थे यानी कि राष्ट्रवादी थे, उनका विश्वास था कि जन समर्थन की शक्ति से कोई भी आंदोलन जीता जा सकता है, यानी कि जितना भारत देश के लोग इकट्ठा होकर लड़ेंगे तभी वह जीत हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अब उदारवादियों ने भारत के लोगों के सामने अपने उदार सिद्धांत रखे, जबकि राष्ट्रवादियों ने भारत की जनता में आत्म त्याग और बलिदान के लिए तैयार किया। ठीक है। अगर आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा देश जो आजाद है ना, वो भी इन गरम दल के नेताओं के कारण आजाद है। ठीक है। अगर ये अपने राष्ट्रवाद की भावना पूरे देश में नहीं फैलाते तो आज भारत आजाद नहीं होने का था। ठीक है। आगे आती है साधनों में भिन्नता। साधनों में क्या क्या भिन्नता भाई? उदारवादियों ने अपने उद्देश्य को वैधानिक साधनों द्वारा पूर्ण करने का प्रयास किया। अपनी मांगों को प्रार्थना पत्रों, प्रस्ताव और निवेदनों के रूप में अंग्रेजी सरकार के सामने पेश किया। ठीक है। उसके बाद जो राष्ट्रवादी थे उनके साधन भी उग्र थे। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किए भाई? राष्ट्रीय शिक्षा, हिंदू धर्म, दर्शन, आत्म बलिदान, त्याग, बहिष्कार, विरोध और अंग्रेजों की जहां पर कार्य या संसद में बम फेंकना, ये आदि काम उन्होंने किए। ठीक है। निष्कर्ष यह निकला कि उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों में भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। चाहे दोनों के साधनों में भिन्नता थी, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही था। दोनों के दोनों क्या थे? भारत की आजादी चाहते थे। ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग होते हुए भी एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे और लक्ष्य था भारत की आजादी। ठीक है। तो समझ में आ गया जो उदारवादी थे और जो उग्र राष्ट्रीयवादी थे उनके बीच में क्या अंतर है। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर अगला है असहयोग आंदोलन का परिचय देते हुए इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत के राजनीतिक मंच रंगमंच पर गांधी जी का आगमन हुआ। उन्होंने 1919 तक से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। इस युग को गांधी युग कहा जाता है। यूं तो गांधी जी ने सन 1917 में भारतीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी, पर तिलक की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व उनके हाथों में आया। प्रथम विश्व युद्ध गांधी जी ने अंग्रेजों के तन मन से मदद की, परंतु अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोल टैक्स ने उन्हें अंग्रेजों के विरोधी बना दिया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में सामान्य जनता को भी अपने साथ जोड़ लिया। गांधी युग की शुरुआत असहयोग आंदोलन से हुई जो भारत की आजादी तक चलता रहा। ठीक है। आंदोलन के कारण देखो भी असहयोग आंदोलन क्या था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि आप अंग्रेजों का साथ दीजिए, विश्व युद्ध लड़ लेंगे तो फिर हम क्या है, भारत आजाद हो जाएगा। ठीक है। तो उस युग को 1947 तक आंदोलन का नेतृत्व, इस युग को गांधी युग कहा जाता है। ठीक है। 1917 में भारतीय राजनीति ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उसके बाद लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, अंग्रेज जैसे ही जीते तो उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। ठीक है। उन्होंने भारत को आजाद नहीं किया। उसके बाद उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, रोल टैक्ट कानून लगाया, जिसे अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। अब देखो भाई, फिर जो गांधी जी थे जो अंग्रेजों के पक्ष में थे वो अब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन का मतलब ये था कि उन्होंने लोगों से अपील की कि जितने भी लोग सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं वो अपना काम छोड़ दो। ठीक है। यानी कि अंग्रेजों का जो सहयोग है उसको छोड़ दो, अंग्रेजों के यहाँ काम करना छोड़ दो। तो क्या होगा? असहयोग आंदोलन चलाया। जब कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों के लिए काम नहीं करेगा तो उनको थक हार कर यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। असहयोग आंदोलन भी 2 साल तक चला। लोगों ने क्या था हिस्सा लिया, अपनी अपनी जॉब छोड़ के बैठ गए, लेकिन जो पैसा था वो खत्म हो गया। अब तो जॉब करनी पड़ेगी, तो ज्यादा लंबा नहीं टिक पाया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? एक तो प्रथम विश्व युद्ध, अंग्रेजों द्वारा विश्वासघात,
आगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, तुर्की का पर्शियन खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर आयोग की रिपोर्ट। भाई देखो, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? प्रथम विश्व युद्ध, जो पहला विश्व युद्ध आया, लोगों के दिलों में भी स्वतंत्रता की भावना जागृत हो गई और स्वतंत्र भारत के संघर्ष करने के लिए वो तैयार हो गए। और हालांकि भारतीयों ने महायुद्ध में अंग्रेजों का पूरा सहयोग दिया, परंतु युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीयों को कोई रियायत नहीं दी, बल्कि उनका शोषण दोबारा से करना शुरू कर दिया। तो लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ फिर से वहीं से आपका क्या हो गया, विरोध करना शुरू कर दिया लोगों ने, और अंग्रेजों के साथ संघर्ष का मार्ग अपनाया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। अंग्रेजों द्वारा विश्वासघात, अंग्रेजों ने यह विश्वास दिलाया था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा, हम आप लोगों को आजाद कर देंगे। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उन्होंने आजाद नहीं किया, तो ये विश्वासघात किया, तब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तीसरा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भारत की आशाओं के प्रतिकूल साबित हुआ। इसे केंद्रीय सरकार ने निरंकुश बना दिया। इसमें भारतीयों के स्वशासन की मांग के विषय में अंग्रेजों ने समस्त नीति को अपनाया। गांधी जी को विश्वास होगा कि स्वराज्य असहयोग के द्वारा ही मिल सकता है, सहयोग से नहीं। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा सुधार अधिनियम बनाया था अंग्रेजों ने जो भारतीयों के हित में नहीं था। तब गांधी जी को विश्वास होगा कि अब स्वराज असहयोग के द्वारा नहीं, असहयोग द्वारा ही मिल सकता है, सहयोग से नहीं, कि हमें भारतीयों का, हमें अंग्रेजों का सहयोग छोड़ देना चाहिए। तुर्की का पर्शियन और खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों का सहयोग पाने के लिए घोषणा कर दी कि युद्ध के पश्चात तुर्की का जो खलीफा था उसको गद्दी से हटा दिया गया, जिससे जो वहां के मुसलमान थे वो भी विरोध में आ गए और जो भारत के मुसलमान थे वो भी विरोध में आ गए। तो उनके विरोध से भी क्या था, असहयोग आंदोलन की तरफ लोग दौड़ पड़े। जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक तो जलियांवाला बाग में इतने निर्दोष लोगों की हत्या की, उसके कारण भी लोगों के मन में संघर्ष की भावना उत्पन्न हो गई। हंटर आयोग की स्थापना, आयोग ने इस हत्याकांड की जांच की मांग की। अंग्रेजों ने विवश होकर एक जांच कमीशन का गठन किया। जनरल डायर के कार्यों को सही ठहराते हुए सभी अधिकारियों को निर्दोष घोषित कर दिया और उन्हें भारतीय लोगों को बड़ा दुख हुआ और असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, हंटर आयोग की रिपोर्ट ने भी ये कर दिया। समझ में आ गया बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का परिचय देते हुए इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सन 1937 में चुनाव के पश्चात देश में अनेक राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों की स्थापना हुई, जिसमें देशवासियों के दिलों की स्वतंत्रता की भावना को और अधिक बल मिला। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने भी अपने स्वार्थ के चलते और भारतीय नेताओं की अनदेखी करते हुए भारत को भी युद्ध की आग में झोंक दिया। उन्होंने भारत को युद्धग्रस्त देश घोषित कर दिया। अंग्रेजों के इस कार्य का भारत में व्यापक स्तर पर विरोध हुआ और कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया और खुलकर अंग्रेजों के विरोध में सामने आ गए। एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया। जैसे महायुद्ध का स्वरूप भयंकर होता चला गया, वैसे वैसे ही भारत की स्थिति काफी गंभीर होती चली गई। भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता रहा और इस समय गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाने का निर्णय ले लिया, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसे अगस्त क्रांति का नाम दिया गया। देखो भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का परिचय देते हुए इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। क्या था भाई भारत छोड़ो आंदोलन? इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1937 के बाद जब भारत में चुनाव हुए, राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, तो क्या है, देशवासियों के दिलों में भी क्या कि भाई अब हमें क्या है, आजाद होना है, ये बात आई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या है, अंग्रेजों ने बिना भारतीय नेताओं के पूछे पूरे देश को उसमें जंग के लिए उतार दिया। ठीक है, युद्धग्रस्त देश घोषित कर दिया, जिसे कांग्रेस के जितने भी मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और खुलकर अंग्रेजों के विरोध में आ गए। और जैसे जैसे महायुद्ध का स्वरूप भयंकर होता गया, वैसे ही भारत की स्थिति भी काफी गंभीर होती चली गई।
ठीक है। और भारतीयों के मन में भी ये आने लगा कि हमें अब आज़ादी चाहिए, तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे आपने आगे चलकर अगस्त क्रांति का भी नाम दिया गया। आंदोलन के क्या कारण थे? भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे? भारत को उसकी सहमति के बिना युद्ध में सम्मिलित करना, ठीक है, पहला कारण ये था। दूसरा, भारत पर जापान के आक्रमण का अंदेशा। तीसरा, सरकार द्वारा भारतीयों से छल करना, क्रिप्स मिशन का असफल होना, नेताजी के भाषण और अंग्रेजी शासन के प्रति जनता का आक्रोश। तो पहला कारण है भारत को उसकी सहमति के बिना युद्ध में सम्मिलित करना। अंग्रेजों ने क्या है, देशवासियों की सलाह के बिना ही उन्हें क्या है, दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, ठीक है, जिसके कारण देश वाले बहुत सारे व्यक्ति उनसे नाराज हो गए और क्या है, उनके खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में जापान के आक्रमण का अंदेशा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो भारत पर जापान के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया और महायुद्ध में धुरी राष्ट्रों से अंग्रेज जगह जगह पर हार का मुंह देख रहे थे और सिंगापुर, बर्मा इत्यादि की हार ने भारतीयों के मन में यह बैठा दिया कि अंग्रेज भारत की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी समय गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा वे भारत को जापान के हाथों में नहीं बल्कि भारतीयों के हाथों में सौंप दे। अतः भारत को भारतीयों के हाथों में लाने के लिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। सरकार द्वारा भारतीयों से छल करना, अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए भारतीयों से अनेक झूठे वादे किए, उनके साथ छल किया, ठीक है। उनका मिशन तो क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी भारत को ना छोड़े, लेकिन उनके मंसूबों का पहले ही पता था, इसलिए पहले ही लोगों ने क्या, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। आगे क्रिप्स मिशन का असफल होना, क्रिप्स मिशन भारत भेजा। भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न पर क्रिप्स मिशन ने कुछ नहीं कहा, केवल दिखावे हेतु भारत भेजा गया और वास्तव में अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहते थे और राजनीतिक दलों में क्रिप्स मिशन का विरोध किया। अब भारतीयों के पास एक ही रास्ता था, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन छेड़ा जाए। उसके बाद नेताजी का भाषण, नेताजी ने ऐसा भाषण दिया जिससे पूरा ये देश उनकी तरफ जोशीले, यानी कि देश प्रेम की भावना से भरे जोशीले भाषणों में जितने भी नवयुवक थे उनमें जोश भर दिया कि भारत की आजादी का वक्त आ गया है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस नारे का भारतीयों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और इसके लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। अंग्रेजी शासन के प्रति जनता का आक्रोश, अब अंग्रेजों ने इतने शोषण कर रखे थे भारत वालों के कि उनका आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। बेरोजगारों में महंगाई बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में देश के अन्य भागों की थी, लोग मानते थे कि उनकी दुर्दशा के कारण अंग्रेजी शासन है और उनको देश से बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके भारत छोड़ो आंदोलन और उसके कारण। क्या क्या कारण बताए भाई? एक तो भारतीयों को उनकी सहमति के बिना युद्ध में भेज दिया अंग्रेजों ने। दूसरा, भारत पर जापान के आक्रमण का अंदेशा, यानी कि भारतीयों को ये महसूस होने लगा कि अंग्रेज जापान के हाथों में जाने से हमें नहीं रोक सकते। तब महात्मा गांधी ने बोला कि हम भारत को जापानियों के हाथ में नहीं, भारतीयों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। सरकार द्वारा भारतीयों से छल करना, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में छल किया, बार बार छल कर रहे थे, तो इसके कारण भी लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन अपनाया। क्रिप्स मिशन का असफल होना, अंग्रेजी सरकार ने मित्र राष्ट्रों के दबाव में आकर क्रिप्स मिशन भारत भेजा और भारत की स्वतंत्रता हेतु क्रिप्स मिशन, ये भी सिर्फ नाम के लिए था। दूसरा, नेताजी के भाषणों ने भी लोगों के अंदर जोश भर दिया और अंग्रेजी शासन के प्रति जनता का आक्रोश। ये सारे कारण थे जो भारत छोड़ो आंदोलन का परिचय देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन। समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्र राज्य का संस्थागत ढांचा, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, औपनिवेशिक उपकरणों के साथ निरंतरता एवं अंतर। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, नेशन स्टेट, उसके बाद है इसका continuities and break with the colonial apparatus, ठीक है, apparatus, कि भारतीय राष्ट्र राज्य का संस्थागत ढांचा और औपनिवेशिक उपकरणों के साथ निरंतरता और अंतर को यहाँ पर बताना है। सबसे पहले बात आती है भारतीय राष्ट्र राज्य के संस्थागत ढांचे का वर्णन कीजिए, ठीक है। आरती जरा इसको पढ़ना बेटे। ओके मैम।
भारतीय राष्ट्र राज्य के संस्थागत ढांचे का वर्णन कीजिए। भारतीय राष्ट्र राज्य का संस्थागत ढांचा भारतीय संविधान के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पास किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू हुआ। ये एक भारी भरकम दस्तावेज है जिसमें 22 भागों के अंतर्गत 395 धाराएं तथा 9 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान एक अभिलिखित तथा सरलता से परिवर्तनशील संविधान है। इसके द्वारा देश में सार्वभौम संघीय लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संसदीय गणतंत्र की स्थापना की गई। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारतवासी भारत को एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, पंथ और पूजा की स्वतंत्रता, स्तर और अवसर की समानता दिलाने तथा व्यक्तिगत सम्मान और राष्ट्रीय एकता का ध्यान रखते हुए उनमें भ्रातृत्व भावना बढ़ाने का पावन संकल्प करते हैं और ये संविधान बनाते स्वीकार करते हैं और अपने अपने को प्रदान करते हैं। जैसा कि एक अनुसूची में उल्लेख है, ये संविधान देश के लिए संघीय शासन की व्यवस्था करता है और उन सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जिनका जन्म भारत में हुआ है या जिनके माँ बाप में से कोई भारत में पैदा हुआ है। यह संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहे हैं। ये संविधान देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है जिनकी रक्षा के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील की जा सकती है। ये मौलिक अधिकार है समानता, अस्पृश्यता, विनाश, विचार अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में आने जाने और रहने की स्वतंत्रता, धनोपार्जन और संपत्ति रखने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय व धंधा व्यापार करने की स्वतंत्रता। भारत में कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं जो यद्यपि न्यायालय के आदेश से लागू नहीं कराए जा सकते, तथापि देश में कल्याणकारी राज्य के विकास हेतु प्रशासकीय कार्यों में केंद्र और राज्यों का पथ प्रदर्शन करते हैं। संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए पृथक शासन व्यवस्था है। केंद्रीय कार्यपालिका के सारे अधिकार निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। वह दोबारा फिर चुना जा सकता है। उसको 1,50,000 रुपए मासिक वेतन और इसके अलावा कुछ भत्ते मिलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वही बाद में प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। संविधान राष्ट्रपति को कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी बहुत व्यापक अधिकार प्रदान करता है, परंतु ब्रिटिश शासनकाल के अनुरूप राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग मंत्रियों की सलाह और स्वीकृति से ही कर सकता है। मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, किंतु ये मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा के उन्हें संसद के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। केंद्र की विधायिका शक्ति संसद में निहित है। उसके दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरी लोकसभा। राज्यसभा में 250 प्रतिनिधि होते हैं जिनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यों की आबादी के अनुपात में होता है। लोकसभा की शक्ति 500 सदस्यों की है जिनमें से सभी वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संसद के दोनों सदनों के अधिकार वित्त विधेयक को छोड़ के परस्पर समन्वयकारी हैं। वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। राज्यसभा उनमें संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु लोकसभा इन सुझावों को मानने न मानने के लिए स्वतंत्र है। केंद्रीय न्यायपालिका के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, जिनमें एक प्रधान न्यायाधीश तथा एक अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये 65 वर्ष की उम्र तथा अपने पदों पर कार्य कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार तथा पुनः विचार अधिकार दोनों ही प्रकार का अधिकार प्राप्त है और वे किसी भी कानून की संवैधानिकता पे निर्णय दे सकता है। हाँ, उसकी उपयुक्तता परखने का उसे कोई अधिकार नहीं है। राज्यों में कार्यपालिका के अधिकार राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में निहित है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपए मासिक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो राज्य विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यों की विधायिका 2 सदनों वाले एक विधानमंडल में निहित होती है। इनमें उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और निम्न सदन यानी विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। कुछ राज्यों जैसे आंध्र, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में 2 सदनों वाले विधानमंडल हैं, जबकि अन्य राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों वाली विधानसभाएं ही हैं।
राज्यों की न्यायपालिका उच्च न्यायालयों में निहित है, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा कई अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। संविधान में संशोधन के लिए अब तक 2 दर्जन से अधिक अधिनियम पारित हो चुके हैं और आगे भी आवश्यकता पड़ने पर पारित होते रहेंगे। इस प्रकार इस संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आकांक्षाओं को आशा से अधिक पूरा करते हुए देश में ऐसी सरकार की स्थापना की जो जनता के लिए है और जनता द्वारा चलाई जाती है। देखो भाई, इसमें भारतीय राष्ट्र के जो ढांचा था हमारा, यानी कि पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार किया गया था हमारा, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि जो भारत का जो संस्थागत ढांचा था वह हमारे भारतीय संविधान के रूप में हमारे सामने मौजूद था, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पास किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। एक भारी भरकम दस्तावेज था, ठीक है, जो ये यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। इसको हमने 22 भागों में बांटा है और साथ में क्या है 395 धाराएं हैं, 395 आर्टिकल्स और 9 शेड्यूल्स इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। इसमें सारी सूचियों में उल्लेख किया गया है कि जो हमारा देश है, संविधान देश के लिए संघीय शासन की व्यवस्था करेगा। इनके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश के लिए क्या है, हमारे संघीय शासन की व्यवस्था करेगा। सभी नागरिकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, यानी कि जो व्यक्ति भारत में पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, उनको क्या है यहाँ की नागरिकता मिलेगी। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहे हैं उन सबको वो सारे मौलिक अधिकार और भारत की मान्यता मिलेगी, यानी कि संविधान लागू होने से पहले 5 साल पहले से चाहे वह किसी भी देश का भारत में रह रहा है तो वो भी क्या है, आपका भारतीय नागरिक कहलाएगा। उसके बाद सबको समानता का अधिकार, सबके क्या है, आपके मौलिक अधिकार होंगे, कुछ मौलिक कर्तव्य होंगे, ठीक है। धनोपार्जन, संपत्ति स्वतंत्रता, किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय और धंधा या व्यापार करने की आजादी थी लोगों को, ठीक है। कुछ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी थे जो कि न्यायालय के आदेश ने लागू नहीं कराए जा सकते, तथापि देश के कल्याणकारी राज्य के विकास हेतु प्रशासकीय कार्यों में केंद्र और राज्यों के यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे सेंटर की और जो हमारा स्टेट है उनका क्या करेंगे, उनको गाइडलाइंस देंगे, ठीक है। तो संविधान में जो हमारा स्टेट था और जो सेंटर था उनकी अलग अलग शासन व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। जो स्टेट है, स्टेट की जितनी भी व्यवस्था है वो सारी की सारी कौन करेगा, जो भी हमारा मुख्यमंत्री होगा स्टेट का वो, और सेंटर में जो राज करेगा वो कौन होएगा, हमारा प्रधानमंत्री होएगा। उनके मासिक वेतन, उनके भत्ते और जो भी ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई थी, उनकी पेंशन वगैरह भी, ठीक है। राज्यसभा में 250 प्रतिनिधित्व होते हैं, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष राष्ट्र विधानमंडल द्वारा निर्वाचित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य की आबादी के अनुपात के अनुसार होते हैं। यानी कि संसद में 250 व्यक्ति होते हैं, जिसमें 12 तो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और बाकी के जो लोग हैं वो अलग अलग स्टेट से इलेक्शन जीत के वहां पर आते हैं, ठीक है। अब क्या था यहाँ पर, जो आपकी सेंट्रल की जो न्यायपालिका थी उसका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय था, जिसमें एक प्रधान न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। फिर उन्होंने क्या है कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो कैसे होगी वो भी बताया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत, ऊपरी अदालत, आपका क्या है, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद जो मंत्री परिषद है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपए मासिक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की, यानी कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अब देखो, जो राज्यपाल था, जो भी गवर्नर था स्टेट का, उसको तो क्या है राष्ट्रपति ने चुना। अब जो प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उसको क्या है, जो हमारे स्टेट का जो गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा, वो उसकी हेल्प करेगा मंत्रिमंडल को चुनने में। अब यहाँ पर बात की गई कुछ राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, पश्चिम बंगाल में 2 सदनों वाले विधानमंडल हैं, ठीक है, जबकि अन्य राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य वाली विधानसभाएं होती हैं। राज्य की न्यायपालिका उच्च न्यायालयों में निहित है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और जिनकी उम्र भी बताई गई है 65 वर्ष। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आकांक्षाओं में आशा से अधिक पूरा करते हुए देश में ऐसे सरकार की स्थापना
की जाती है जो जनता के लिए और जनता द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा भारतीय राष्ट्रीय के संस्थागत ढांचे का वर्णन। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। नेहा, आ गया बेटा समझ में? भारत की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ कुछ लाइनें यहाँ पर लिखनी है, कब शुरू हुआ, कब क्या हुआ, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो यस मैम। आपकी ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो पूरा हो गया है। ये सिर्फ जस्ट संस्थागत ढांचे के बारे में बताया गया था। आगे जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन। ये मेरे ख्याल में कल स्टार्ट करेंगे। आज एक बार जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में और बता देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पहला है आपका उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है, ये आपका पढ़ा हुआ है। उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उपनिवेशवाद का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, उपनिवेशवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 5 कारण लिखिए कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके क्या क्या कारण थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उसके बाद आपका कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना के 4 उद्देश्य, ये आज ही पढ़ा था हमने। एक क्वेश्चन आता है रोल्ट एक्ट और काला कानून पर संस्कृत टिप्पणी लिखिए, ये पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, रोल्ट एक्ट अथवा काला कानून, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। गांधी जी ने ऐसी सिचुएशन में भारतीयों को अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपील की। उनकी अपील पर समस्त भारतीयों ने अंग्रेजों को तन मन धन से सहयोग किया। गांधी जी सोचते थे कि विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेज भारत को आजाद कर देंगे, परंतु अंग्रेजों ने भारत को आजाद तो नहीं किया, बल्कि रोल्ट एक्ट काला कानून भारतीयों को आजाद तो नहीं किया बल्कि रोल्ट एक्ट पास कर दिया, जो भारतीयों की आजादी पर और अधिक प्रतिबंध लगा दिए। अंग्रेजों का यह कार्य देखकर गांधी जी को घोर निराशा हुई और ये भारत की स्वतंत्रता और अंग्रेजों के विषय में गंभीरता से सोचने लगे। तो ये था काला कानून। काला कानून क्या था, यानी कि जब उन्होंने भारतीयों के ऊपर और ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया और ज्यादा उनका शोषण करने लगे, जिसको लोगों ने किसका नाम दिया, काला कानून का नाम दिया। उसके बाद आता है एक और क्वेश्चन, लाल बाल व्यापार का महत्व लगातार क्यों बढ़ रहा था। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं था ये। 19वीं सदी के अंतिम दशक में कांग्रेस ने लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था। ये नेता क्या भाई, कांग्रेस की संवैधानिक नीतियों का जोर शोर से विरोध कर रहे थे और इन नीतियों को स्वराज्य की स्थापना की दिशा में कमजोर मानकर इनके छोड़ने के पक्षधर थे। इनका पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति पर कोई विश्वास नहीं था। ये लोग हिंदू धर्म तथा संस्कृति के कट्टर समर्थक थे। इनका विश्वास था कि केवल शक्ति के प्रयोग से ही सरकार का मुकाबला किया जा सकता है और वे अंग्रेजी शासन का अंत करके रहेंगे और पूर्ण स्वराज्य चाहते थे, जिसकी रचना भारतीय संस्कृतियों और परंपराओं के अनुरूप हो। तो इस प्रकार बताया गया कि लाल बाल और पाल का महत्व उस समय बढ़ता जा रहा था। ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ थे। उनको क्या है, ये लोग मानते थे कि भारत जो अंग्रेज हैं उनको हम क्या है सिर्फ अपने लोगों को उनका मुकाबला करके ही इनको बाहर निकाल सकते हैं, अपने पूरे देश की शक्ति का प्रयोग करके। जब एकजुट हो जाएंगे सारे लोग तभी हम अंग्रेजों को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस समय लाल बाल और पाल का महत्व लगातार बढ़ रहा था। उसके बाद आता है जलियांवाला बाग नरसंहार पर संस्कृत टिप्पणी लिखी। जलियांवाला बाग क्या है, भारतीय लोगों के अत्याचार और स्वतंत्रता की एक कहानी है, जहां पर निर्दोष और निहत्थे लोगों को एक क्या है मेले के लिए वहां पर आयोजित किया गया, बुलाया गया और फिर उनको गोलियों से भून दिया गया। 30 मार्च और 6 अप्रैल को देश में शांतिपूर्वक हड़ताल गांधी इसमें है भाई 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में इस कानून के विरोध में एक शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया गया। यानी कि पहले रोल्ट एक्ट निकाला गया था, काला कानून निकाला गया था, तो उसके विरोध में उनसे बातचीत करने के लिए अंग्रेजों ने बोला कि भाई सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो जलियांवाला बाग है वहां पर इकट्ठा हो जाए, हम शांतिपूर्वक आप लोगों से बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो लोग वहां पर क्या है सारे शांतिपूर्वक इकट्ठा हो गए। तो तभी सभा हो रही थी
उसी वक्त जनरल डायर और उसके सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियों की बारिश की और सैकड़ों निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, तो पूरे भारत में इस हत्याकांड की निंदा की गई और सारे भारतवासी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और अंग्रेजों के इस कार्य से गांधी जी को गहरा आघात पहुंचा और वे अंग्रेजों के घोर विरोधी होकर स्वतंत्रता के लिए कार्य करने लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है आपका, उदारवादियों की बड़ी उपलब्धि क्या थी। उदारवादियों का पहले भी आया हुआ है। उदारवादी क्या है आंदोलन, उदारवादी आंदोलन में कई कमियां थी। ठीक है, क्योंकि वो राजभक्ति और भिक्षावृत्ति वास्तव में निंदनीय थी। वो क्या है, अंग्रेजों के उसमें पक्ष में थे और ये बोल रहे थे कि हम चिट्ठियों से, पत्रों से, वार्तालाप से भारत को आजाद करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन पर संस्कृत टिप्पणी लिखिए। असहयोग आंदोलन जो क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ 1920 में महात्मा गांधी ने छेड़ा था। इसका मेन मकसद था कि भाई सारे भारतीय जितने भी सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं, अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको छोड़ दो, यानी कि अंग्रेजों का सहयोग छोड़ दो। उसी को उसने क्या नाम दिया, असहयोग आंदोलन नाम दिया। 2 वर्षों तक यह आंदोलन चला, शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा, लेकिन फरवरी 1922 में अचानक एक ऐसी दुर्घटना हुई, उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई और क्रोधित आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए और इस दुर्घटना से गांधी जी को के दुख से भर दिया। और दूसरा जब आंदोलन हिंसक भी हो उठा, अतः गांधी जी ने इस आंदोलन को तुरंत रोक दिया और आंदोलन बगैर किसी लक्ष्य को प्राप्त किए समाप्त हो गया। तो ये था असहयोग आंदोलन। उसके बाद था सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग पढ़ चुके हो, तो एक बार इसका देख लेते हैं हम, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है। कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव को आधार मानकर गांधी जी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। समस्त भारतीयों को इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी की यात्रा शुरू कर दी। कुछ अनुयायी उनके साथ थे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक तोड़ो आंदोलन और आंदोलनों की शुरुआत की। शीघ्र ही आंदोलन समस्त देश में फैल गया और लोगों ने अंग्रेजों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों के ने आंदोलन की भीषणता को देखते हुए कुचलने का निश्चय किया और दमन चक्र का सहारा लिया। अंग्रेजों ने लगा कि अब तो क्या है, भारतीयों को कुचलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे शासन को खत्म कर देंगे। अंग्रेज जितना इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करते, आंदोलन उतना ही अधिक फैलता जा रहा था और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया। भाई इस महात्मा गांधी ने तो जितने आंदोलन शुरू किए, एक को भी पार नहीं उतारा, सबको बीच में, लोगों को बस आंदोलन में शुरू किया और उसको बीच में ही रोक देते थे। कुछ हासिल नहीं हुआ, वो खाली हाथ वापस लौट आए। अंग्रेजों ने गांधी जी और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। और इसी दौरान सन 1932 में अंग्रेजी सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई और उनके अनुसार हिंदुओं और हरिजनों में फूट डालने का प्रयास किया गया। इस निर्णय का गांधी जी ने घोर विरोध किया और आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके इस कदम से हिंदुओं और हरिजनों के नेताओं ने पूना में आपसी मेल मिलाप हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि अंग्रेजों की आज्ञा मानने से मना कर दिया। ठीक है भाई, जो हमारे जितने भी वो उग्र राष्ट्रवादी नेता बने थे ना, पहले वो सारे ही उदारवादी नेता महात्मा गांधी की तरफ चल रहे थे, लेकिन कुछ काम ऐसे हुए कि महात्मा गांधी जो भी पहले तो शुरू कर देते, पहले तो लोगों को बोलते कि भाई आंदोलन करो, फिर बोल देते इसको रोक दो आंदोलन को। तो इनकी इन हरकतों को देखते हुए कुछ लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस ने भी पहले इन्हीं के साथ थे, वो महात्मा गांधी के साथ, लेकिन जैसे जैसे महात्मा गांधी को उन्होंने देखा कि ये तो आंदोलन शुरू कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने फिर इनका साथ छोड़कर, इनकी विचारधारा को छोड़कर उन्होंने अपनी नई विचारधारा के साथ भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये थे आपके आंदोलन। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट का सारा कंप्लीट हो गया है। 3 ही टॉपिक थे इसमें आपके, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी वाला। दूसरा था एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड डिफरेंट वेरियस अबाउट इंडिपेंडेंस इंडिया, और था तीसरा था जो अभी पढ़ा हमने, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन नेशन स्टेट।
एंड कंटिन्यूटी एंड ब्रेक विद द कॉलोनियल अपार्टस। ये था आज हमारी फर्स्ट यूनिट जिसका नाम था इमरजेंसी फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल, कि भारतीयों के जो आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल था उसके ऊपर था। ये 10 मार्क्स की आपकी ये यूनिट थी। ठीक है, तो आज आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे कल से। ठीक है, यूनिट सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इवेल्युएशन। इसमें पूरा का पूरा हम भारत का जो संविधान है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, यस मैम। समझ में आ गया?